हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम एक नए स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन आपको पता होगा, जो हम रियल में आज तक पढ़ते आए हैं, जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, कन्वर्स प्रोसेस, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था साइन डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। तो जब हमें रियल में इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था तो हमें बताया था कि भाई डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन है जो कोस एक्स का, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा साइन एक्स। या आपको ऐसे बताया होगा, मान लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है वो जी एक्स है, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स क्या होगा? वो होगा एफ एक्स। और आपको साथ साथ ये भी बताया होगा, एक आता है कांस्टेंट, जिसे हम कहते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते थे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कब आता है? जब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन है हमारा? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर आता था हमारा फाइनाइट इंटीग्रेशन, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होती थी, यहाँ पे लिमिट दी होती थी। जैसे a से b हमें लिमिट दी है, तो फिर हम क्या करते थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना लेके इस पे हम लिमिट लगाते थे a से b, यानी कि हम लिखते थे साइन b, यानी अपर लिमिट माइनस साइन a। ठीक है, तो रियल में हम इस तरह इंटीग्रेशन को समझते थे। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, फंक्शंस के एनालिटिक फंक्शन पढ़े, पिकार्ड-लिटिल थ्योरम पढ़ी, ओपन मैपिंग थ्योरम पढ़ी, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो कॉम्प्लेक्स में चीजें हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे बात करें, हमने फंक्शन पढ़ा तो हमने एनालिटिक फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन जो मैं आप उसका एक बेसिक बताती हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, हम जैसे लिमिट, रियल में लिमिट कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट जिस तरह निकालते हैं, मान लिया एफ एक्स है, एफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी मैंने लिमिट निकाल दी, मान लिया आ गई, इसकी लिमिट आ गई ए। किसी भी पॉइंट पे जो भी हमने लिमिट निकाली थी उस पे, और मान लिया यदि जी एक्स की लिमिट है b आ रही है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? फंक्शन होता है u प्लस आयोटा v। u की लिमिट, u क्या है? रियल फंक्शन है, v क्या है? रियल फंक्शन है। मुझे u की लिमिट पता है, v की लिमिट पता है, तो क्या पूरी लिमिट कैसे बताएंगे हम? इसके लिमिट मान लिया कुछ आ रही है, इसके लिमिट आई, जैसे कुछ 3 आई, इसकी लिमिट आई, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहां की बात कर रहे हैं, v की लिमिट आई 5 आई, तो हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा। इस पूरे फंक्शन की लिमिट इस तरह है, यानी कि हम रियल की तरह ही इसकी लिमिट निकालते हैं। बस होता क्या है, ये 2 निकालनी पड़ती है हमें एक की जगह, यानी 2 वेरिएबल की तरह काम होगा, यानी 2 बार काम करना पड़ रहा है हमें। और x और y का फंक्शन है, यानी 2 वेरिएबल में किस तरह लिमिट निकालते थे वही है, लेकिन हमें एक फंक्शन की जगह 2 फंक्शंस की लिमिट निकालनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सिंगल डी का फंक्शन बना देते हैं हम एक्स और वाई की तरह। पैरामीट्रिक फॉर्म आपने पढ़ी होगी फंक्शंस की, लिमिट इस तरह निकाल देते हैं हम आराम से। डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी जेड कर रहे थे हम, किसका? एफ जेड का। और एफ जेड क्या था? यू प्लस आयोटा वी। तो हम u का भी कर रहे थे, v का भी डिफरेंशिएशन u का कर रहे थे, v का कर रहे थे, बस इसी तरह लिख रहे थे इसे dz, यानी कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया और उसी फॉर्म में लिख देते, इस तरह लिख रहे थे। ये हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था। फिर जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन भी इसी तरह से है, जिस तरह हम रियल में डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन पे आ रहे थे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे है।
ज्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मल डेफिनेशन यदि हमसे पूछी जाए तो यही चीजें होती है। इसके बाद हम जब लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे, जब इस पे और बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक क्या है? बेसिक किसी भी कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बेसिक वही है, रियल। बेसिक क्या है? वही सेम है रियल की तरह। हमें वही फंक्शंस मिलेंगे, जिस तरह हम डेरिवेटिव कर रहे थे उनका, उसी तरह अब हम इंटीग्रेशन भी करेंगे। शर्त क्या है? रियल नंबर में सिर्फ एक रियल लाइन होती थी और हमें पता था जैसे 2 से यदि 3 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है तो पाथ से जो हम कर रहे थे भाई 2 से 3 हम रियल नंबर इस लाइन की तरह इस तरह हम जा रहे हैं 2 से 3 पे। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में आए तो कॉम्प्लेक्स में 2 वेरिएबल में बात हुई, मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स तक जाने के लिए हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, हम किसी अनोदर कर्व के थ्रू भी जा सकते हैं, हम इस तरह किसी और कर्व के थ्रू भी जा सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? यहाँ पे हुआ क्या, जब हम इंटीग्रेशन बोला इस पॉइंट से, मान लिया ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, मुझे बोला कोई फंक्शन है fz, इसका आप P से Q तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब मैं पाथ कौन सा चुनूं? रियल में एक ही पाथ होता है, रियल में पाथ एक ही होता है, रियल नंबर लाइन। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमें पता था कि भाई इसी के थ्रू जाना है और हम डायरेक्ट करते थे नॉर्मली। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इस पाथ के अलोंग जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे घूम के जाना है, या किसी और ऐसे घूम के कहीं, मतलब किस पाथ के अलोंग जाना है ये हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा कि किस पाथ के अलोंग जाना है। जब हम 2 वेरिएबल z लेके काम करेंगे, जब हमें ये भी दिया जाएगा fz का P से Q पाथ दे देगा वो हमें कि P से Q, मान लिया इस लाइन के अलोंग जाना है तो C कोई कर्व है, इस C के अलोंग जाना है, तो इस C के अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है। एक तो ये चीज अलग आ गई इसमें। इंटीग्रेशन में अलग क्या आया कि पाथ इंक्लूडेड है। दूसरा, ये जो पाथ होता था हमेशा, ये पाथ हमेशा कॉन्टिन्यूस होता था, और इंटीग्रेशन में हम जिस तरह वहां पे फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को चेक करते थे फिर इंटीग्रेशन करते थे, या फिर फंक्शन हमारा कहीं ब्रेक हो रहा है बीच में, यदि फंक्शन हमारा कहीं बीच में ब्रेक हो रहा है तो हम क्या करते थे, उसको वहां पे लिमिट तोड़ देते थे। कैसे? जैसे कोई फंक्शन था यहाँ 1 से लेके 2 तक, यहाँ ऐसे जा रहा था और फिर ये इस तरह जा रहा था 2 से 4 तक। तो यदि मुझे 1 to 4 इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूं, 1 से 2 अलग करूं और 2 से 4 अलग करूं। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन नहीं आती क्वेश्चंस में कि हमें ब्रेक करके करना पड़े, पर फिर भी करना पड़े तो करेंगे। किस तरह? रियल वाले बेस पे ही, कि हम यहाँ पे भी तो भाई अलग अलग लिमिट्स को ऐसे रखते थे ना, अलग अलग निकालते थे लिमिट, अलग अलग पुट करते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, वही फंक्शन हम जो पाथ है हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, यदि कहीं ब्रेक हो गया तो फिर हम वही चेंज करेंगे पाथ का, या फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस हमें दिया ही होगा। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक बातें हैं। मेन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमें क्वेश्चन या रिजल्ट्स तक हम जहाँ से पहुंचेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बेसिक देखा है हमने अभी, बेसिक क्या है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, यानी कोई फंक्शन है यदि वो z की फॉर्म में होगा वो हम इस तरह, हमें पाथ दिया होगा, 2 पॉइंट्स दिए होंगे और हमें करना होगा। लेकिन अब यदि कोई फंक्शन है fz इस तरह दे दिया, यदि x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में बना के x और y को भी हमने किसी एक सिंगल वेरिएबल में दोनों को चेंज कर लिया, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो हम देखेंगे। सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी, डेफिनेशन की बात करेंगे। fz है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहली बात, fz be a कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, साथ के साथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड
बाकी यदि कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जिस तरह यहाँ पे हम पाथ के अलोंग भी डिवाइड कर रहे थे तो ऐसे भी डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम एक सिंगल बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे यदि हमें सिर्फ इतना ही करना है तो हम कॉन्टिन्यूस वर्ड भी स्टार्ट करेंगे। यदि हम एक सिंगल इंटीग्रेशन में इसे लिख रहे हैं तो सिंगल इंटीग्रेशन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बाकी हम उसे ब्रेक करके जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूटी वो ब्रेक हो रही है उस फंक्शन की, वहाँ पे हम उस फंक्शन को भी ब्रेक करके दो पार्ट्स में अलग अलग कर देंगे। यानी एक जो सिंगल पार्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ पे वो फंक्शन उस पार्ट में तो कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f(z) भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। और हम इसे इजी बनाने के लिए लिख दिया किसका है, ऑफ रियल वेरिएबल। मान लिया रियल वेरिएबल में हमने बना दिया z है, उसे किसी रियल वेरिएबल में x और y का फंक्शन है उसे रियल में ले आ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वेरिएबल ले आते हैं, बाकी x और y ही रहेंगे तो हमारा वो 2 वेरिएबल का बन जाएगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, complex valued function of single value of real valued t। मान लिया वो t का फंक्शन हमने बना लिया, सिंगल वैल्यूड नहीं वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल t, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है हम उसे रियल वेरिएबल t में ले गए। और जो t की वैल्यू है, जो ये t है, t की जो वैल्यू है, t a से b तक हमारा जा रहा है। t की वैल्यू कहाँ से है, a से b तक हमारी वैल्यू है। यानी f(z) एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और उसे हमने रियल वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो देन वी डिफाइन हमने एक फंक्शन है जो ये f है उसे डिफाइन किया कि वो a से b है और कॉम्प्लेक्स में कहीं जा रहा है। हम मान के चल रहे हैं यदि वो कॉन्टिन्यूअस है तो ठीक है, वरना हम उसे उसी तरह से करेंगे। बाकी जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा किसी में भी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वैसे ही 2 वेरिएबल में चलता है ये। तो बहुत सारी चीज़ें आसान करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम, थ्योरम्स वगैरह तो वहाँ पे करेंगे। तो डेफिनेशन है f(z) एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जिसे हमने रियल वेरिएबल t में कर दिया a से b में। तो f(z) को हमने इस तरह डिफाइन किया। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इसे हमने t के फंक्शन में लिख दिया a से b। यदि हम f(z) या ft बोल दें, अब ये f को हम t के फंक्शन की फॉर्म में ले आए हैं तो ये क्या हो गया, इस तरह हमने यदि इसे डिफाइन किया f(z) को हम इस तरह ले आए, या ft x, t, x को भी t की फॉर्म में लिख दिया प्लस आयोटा y, t। तो हम इसे t लिखा है तो हम इसे समझ लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं f जो फंक्शन है वो t का फंक्शन हो गया क्योंकि x भी t का है और y भी t का है। तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह करेंगे, नॉर्मली a से b हम x ऑफ t का करेंगे प्लस आयोटा, फिर इंटीग्रेशन a से b y ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि रियल वाले पार्ट का अलग इंटीग्रेशन और दूसरे वाले पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का अलग इंटीग्रेशन। सिंपल डेफिनेशन तो कॉम्प्लेक्स की हमें यही कहती है। जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे ना कि लाइन इंटीग्रल, फिर उसके बाद और थ्योरम्स आएगी, लाइन इंटीग्रल कैसे आया, वो सारी चीजें हम फिर आगे देखेंगे। ये होगी हमारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। यानी f ऑफ z माना या f ऑफ t ही है जो एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यू उसकी कॉम्प्लेक्स से आ रही है, इसे z की जगह हम डायरेक्ट t भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट चाहे आप इसे t लिख लीजिए क्योंकि हमने इसे z की फॉर्म में डिनोट किया नहीं है। वैसे हम देखेंगे यदि z की फॉर्म, z को हम इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि z हम हमेशा कॉम्प्लेक्स के लिए डिनोट कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है
कि एफ टी मुझे फंक्शन दिया है, एफ ऑफ टी है टी कोस ऑफ टी प्लस आयोटा टी साइन ऑफ टी, और इसने मुझे टी की वैल्यू दी है कहाँ से, 2 पाई से 4 पाई तक। कहाँ पे दी है, 2 पाई से 4 पाई। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, सॉरी एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से, 2 पाई से 4 पाई तक। यहाँ पाथ की बात किस लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी रियल वेरिएबल टी लेके चल रहे हैं, तो हम रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं। अभी हम जब आगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लाइन इंटीग्रल पढ़ लेंगे तो अलग अलग पाथ पे बात करेंगे। तो क्या होगा, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। आप जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन कैसे आएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्म में, यानी इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 2 पाई से 4 पाई टी कोस टी dt प्लस आयोटा वही 2 पाई से 4 पाई टी साइन टी dt। जब इनका इंटीग्रेशन होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड करके आप आराम से कर पाएंगे, रियल इंटीग्रेशन आपको आता होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। तो आप डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, नेगेटिव ऑफ 2 पाई आई, ऐसे इसका आंसर आएगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है ये पहले, तो इसका आंसर ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में दोनों टर्म्स में साइन वाली टर्म्स आएगी, और फर्स्ट वाले में सॉरी साइन वाली टर्म्स आएगी, और साइन होगा वो 0 हो जाएगा, और सेकंड वाले में जो टर्म आएगी वो साइन का दोबारा से होगा, तो वो कोस में आएगी, और कोस की इस पे वैल्यू जब हम पुट करेंगे दोनों में सेम आके कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इधर लास्ट में साइन बचेगा तो वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी है आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। तो इस तरह हम सिंपल, यदि सिंगल वेरिएबल में हम चेंज कर लेते हैं तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल को समझेंगे, या लाइन इंटीग्रल को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फिर हम उस एग्जाम्पल्स पे बेस करके रिजल्ट बताएंगे। क्या अभी तो हमने सिर्फ रियल नंबर ले लिए, लाइन पे लेके इसकी डेफिनेशन देखी। यदि एक फंक्शन है, उसका मैं कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ जेड एक फंक्शन दिया हुआ होगा, उसका इंटीग्रेट मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें जाना है। मैंने 2 पाथ चूज किए, एक पाथ था मेरा ये, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है, एक पाथ था ये, और एक पाथ था मेरा ऐसे मान लिया, यानी कोई भी 2 पाथ थे। मानिए ये C1 पाथ था, ये C2 पाथ था, तो दोनों पाथ से, यानी दोनों रास्तों से मैं जा रही हूँ, दोनों रास्तों के अलग अलग, दोनों रास्तों के लिए मैं यदि इंटीग्रेशन करूँ तो क्या एफ जेड के लिए मुझे दोनों से ही इंटीग्रेशन सेम मिलेगा, या फिर दोनों से ही अलग अलग मिलेगा, या इनके अलावा भी मैं यदि कोई तीसरा पाथ लूँ तो क्या मुझे उसके लिए इनमें से किसी के बराबर मिलेगा या अलग मिलेगा। ये इन सब पे बेस भी हम रिजल्ट देखेंगे कि किस फंक्शन के लिए हमें सेम मिलता है हर पाथ से, किस फंक्शन के लिए हमें अलग अलग मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी हम आगे करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए लेक्चर्स को और बताते रहना, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।